हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों को अब लास्ट टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, सोडियम है, तो इस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग ऑर्बिटल में रखना, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर डिफिनीशन की बात कहेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम is called इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप बाऊ ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे तो वो उनके एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाएंगे। यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज़्यादा वाली एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो ऐसे भरते चले जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने बात किया था N+L रूल की, और उस रूल के हिसाब से ऑर्बिटल्स के एनर्जी का जो सीक्वेंस आया था वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस हो गया। अब भरते समय देखो, हमने कहा था कि अगर s ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फिर p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम भरना शुरू करेंगे तो शुरुआत करेंगे 1s से। ठीक है, अब मान लो N1s s है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो फिर इसमें भरेंगे, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो p में भरेंगे। p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 6 रह सकते हैं। अब इसके बाद भी अभी इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो अब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 3s में, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक भरने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3p में, और अगर 3p में जाएंगे तो p में फिर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 6 तक अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भर जाएंगे। यहाँ भरने के बाद भी अभी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अगले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, और 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी और इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अब ये 3d में जाएंगे और d में मैक्सिमम 10 होते हैं। अभी बचे हैं तो फिर ये p में, तो इस तरह से हम लोग भरते चले जाएंगे। ठीक है, तो बस इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि ये सीक्वेंस ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस में भरे जाएंगे, उसके बाद किस में भरे जाएंगे, उसके बाद किस में भरे जाएंगे, उसके बाद किस में भरे जाएंगे, और फिर याद रखना है कि s में अधिकतम 2 भरना है, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f में 14। और जैसे ही पहला वाला भर गया कंप्लीटली और इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अगले से चले जाएंगे, ये भी कंप्लीटली भर गया, अब भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अगले में, तो इस तरह से हम भर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखा है। इसके पहले जैसे मान लो हमको सोडियम का भरना है, सोडियम का, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सबसे पहले भरेगा 1s में, और
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। फिर इसके बाद आएगा 2s, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। तो 2p के बाद अब आता है 3s और उसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मान लीजिए हमको एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 13 होता है, तो भरना शुरू करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो कितने हो गए, 10 और 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा तो वो चला जाएगा 3p1 में। ठीक है, अब इसमें आपको सबका तो ध्यान रखना ही है। आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है तो हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग नोबल गैसेस का हेल्प लेते हैं। जैसे मान लो हमको लिथियम का करना है, तो लिथियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है 1s2 और 1s2 2s1। तो 1s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम का, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट हीलियम और उसके बाद 2s1। इसी तरीके से मान लीजिए हमको सोडियम का करना था, तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन थे, ये थे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियान का, 1s2, 2s2, 2p6। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नियान लिखा और जो बचा हुआ है उसको आगे लिख लेंगे 3s1। जैसे मान लो हमको पोटेशियम का लिखना है, तो पोटेशियम का 19 होता है। अब इसको करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। अब इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो अब इसके जगह पे हम आर्गन लिख देंगे और सिंपली हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आर्गन और 4s1। ठीक है, तो बड़े एटॉमिक नंबर के लिए आपको जो भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडान, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2, नियान के पास 10 होते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन के पास 18 होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्रिप्टॉन के पास 38 होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6। तो इसी तरह से पूरा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जो रूल आपने पढ़ा है कि इस सीक्वेंस से भरते चले जाएंगे और पहले वाला जब टोटली भर जाएगा तो उसके बाद अगले सेल में जाएंगे, अगले ऑर्बिट में जाएंगे। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस हमको देखना है। हाँ बेटा, तो एक्सेप्शनल केस में जो रूल था उसके हिसाब से आप भरेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1, 2, 3 और 4 ग्रुप है एलिमेंट का। 4 एलिमेंट नहीं, 4 ग्रुप है एलिमेंट का जिसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे मान लो क्रोमियम है तो क्रोमियम का 24 होता है। अब इसको भरते चलेंगे तो आर्गन तक 18 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4s। अब यहाँ पे 2 होना चाहिए था क्योंकि हमने कहा था कि 4s है तो पहले s में 2 भरेंगे फिर आगे जाएंगे, और 3d4 होना चाहिए था। रूल के हिसाब से आते तो यहाँ पे 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4s2
3d4 ना होके 4s1 3d5 कर दिया, यानी कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप MO में जाओ 42, तो क्रिप्टॉन तक 36 तक तो यहाँ हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे 5s1 और 4d5 है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, 5s2 4d5, ठीक है ना। यहाँ पे 5s2 4d4 होना चाहिए था, लेकिन जब d में 4 आया तो एक इलेक्ट्रॉन फिर उठा के यहाँ पे दे दिया। ये एक्सेप्शनल केस में आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे 2 होके यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन s का d में चला गया। ठीक है बेटा। अब दूसरा ग्रुप देखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड 29, 47 और 79। यहाँ पे फिर वही कि 4s1 है, होना चाहिए था 2, 5s1 है, होना चाहिए था 2। तो एक्चुअल में ये s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया। यहाँ 9 होता, रूल के हिसाब से चलते थे, लेकिन यहाँ पे s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के d9 था तो 10 कर दिया, s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के d9 था तो 10 कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकल के d में चले गए। इसमें क्या है, इसमें भी s2 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए ट्रिक मैं बता सकता हूँ कि ये ट्रिक है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप, और करते करते अगर डी में कहीं 4 आ रहा है और 9 आ रहा है तो समझ जाना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, और लास्ट में करने के बाद अगर डी में 4 आ रहा है और 9 आ रहा है, 3D में 9 और 4, तो फिर 3D में कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और 3D में D में 4 इलेक्ट्रॉन और D में 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वहाँ रुक के और इस D4 के जगह पे D5 कर देंगे और D9 के जगह पे D10 कर देंगे, और इसके पहले वाला जो NS है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 4D है तो 4D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D में कभी 3, 6 और 9 नहीं आएगा, 5D में कभी 8 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये पूरे एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। अब देखना, इस एक्सेप्शन में एक चीज़ है कि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये भी 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 एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड या एग्जैक्टली फुल फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसका कारण ये बताया जाता है कि जो भी ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड या एग्जैक्टली फुल फील्ड होते हैं उनके केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा इसलिए होती है कि एक तो जब कोई ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है या एग्जैक्टली फुल फील्ड है तो वो सिमेट्रिकल होता है, वो सिमेट्रिकल होता है, और इस सिमेट्रिकल होने के वजह से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है।
जैसे मान लो अभी हम लोग देख रहे थे कि 3D4 आ रहा था और 4s2 आ रहा था, तो इसको हमने नहीं लिया, इसके जगह पे हमने क्या कर दिया 4s1 और 3D5। अब इसका अगर आप बनाओ तो देखो ये क्या बनेगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 4 इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल का मतलब कि एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इनमें सब में एक एक है और यहाँ पे खाली है। इसको जब करोगे तो देखो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है और बाकी सब में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल हो गया, 1 1 1 1 और 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है और ये एसिमेट्रिकल है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसा यहाँ पे, बाकी सिमेट्रिकल का क्या मतलब है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिकल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग आएगी वो एक जैसी आएगी। अच्छा, दूसरा था एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, जैसे मान लो ये है अपने पास एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये डिजनरेटेड ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम है, स्पिन भी सेम है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरीके से इसके लिए बात करोगे तो 1 2 3 से एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला 2 से एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला 1 से एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे एक्सचेंज कितने हो जाएंगे, 4 3 7 और 3 10 एक्सचेंज हो जाएंगे। अब जितने बार ये एक्सचेंज करेगा तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें रेडिएशन निकलती है, एनर्जी निकलती है, और एनर्जी इसकी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, एग्जैक्टली फुल फील्ड होगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसके साथ, इसके साथ, इस वाले के साथ और इस वाले के साथ करेगा एक्सचेंज। फिर ये वाला इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये वाला इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि इन सब की एनर्जी और ओरिएंटेशन सब कुछ सेम है। तो ऊपर वाले की वजह से ये 10 एक्सचेंज आपको मिलेंगे और नीचे वाले की वजह से 10, तो टोटल 20 एक्सचेंज मिलेंगे। अब 20 टाइम्स 20 बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उछल के यहाँ जाएगा, यहाँ से उछल के यहाँ आएगा, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी तो एटम की एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सचेंज एनर्जी के। एक्सचेंज एनर्जी, जब ये एक्सचेंज करेगा ना बेटा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसी को बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और ये एक्सचेंज एनर्जी डिपेंड करती है नंबर ऑफ एक्सचेंज के। तो आप दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का दो रीजन है, दो क्राइटेरिया है। एक तो कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुल फील्ड सिमेट्रिकल होंगे, इस वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुल फील्ड में नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होंगे तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद थर्ड और लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब आयन अगर कोई एलिमेंट है तो इस एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन होंगे और ये होगा न्यूट्रल। और एलिमेंट या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया। अब अगर इस आयन से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, सॉरी इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जैसे मान लो ये एलिमेंट कोई ए था, तो ए के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल एलिमेंट का या एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी आपने सीखा है। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन, मान लो n इलेक्ट्रॉन निकाला तो n पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये होगा इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे Z माइनस n के, ठीक है। और अगर, और इसको हम बोलेंगे कैटायन। एनायन के केस में जैसे मान लीजिए आपने इसको n इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब इसके ऊपर माइनस n नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके केस में अब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे Z प्लस n, जितना इलेक्ट्रॉन दिया है उतना, और ये कहलाता है एनायन। तो आप किसी एलिमेंट से उसका कैटायन और एनायन बनाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको उस कैटायन या एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना तो बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो देखो पहले हम लोग कर लेते हैं एनायन का, क्योंकि इसमें आसान है। एनायन का मतलब क्या है बेटा, कि कोई एलिमेंट है, इसको आपने n इलेक्ट्रॉन दिए तो अब इसके ऊपर माइनस n चार्ज आया जाएगा। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, और ये Z के बराबर थे, आपने इन इलेक्ट्रॉन दिए तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी Z प्लस n। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया n-3, और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 पहले वाले और 3 दिया 10 हो गए। अब इस नाइट्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से आप 10 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। कैसे, 1s2 2s2 2p6। आपको एनायन के केस में कोई प्रिकॉशन नहीं रखना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है और उतने इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है वैसे ही कर देना है। लेकिन सेम चीज़ अगर आपने कैटायन के लिए फॉलो किया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। उसके लिए फिर क्या करेंगे, कैटायन के लिए क्या करते हैं बेटा, कैटायन बनेगा कैसे, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं और Z के बराबर है। कैटायन बनाना है तो आप इसमें से Ne इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अब इसके ऊपर प्लस N चार्ज आ जाएगा, और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, Z माइनस N। जैसे एल्यूमिनियम है 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो ये बचा एल्यूमिनियम प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब एल्यूमिनियम +3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 माइनस 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके केस में देखो शुरू के एलिमेंट जो हैं,
जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनके केस में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यही अगर बड़े एलिमेंट आ जाएंगे, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट आ जाएंगे, तो आपने अगर इसी 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू कर दिया तो गलत हो गया। तो उसके लिए करते क्या हैं, देखो जो भी एलिमेंट का केटायन बनाया जा रहा है, पहले उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। केटायन के केस में फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। उसके बाद क्या करो, अब जितने इलेक्ट्रॉन निकालना है वो निकालना शुरू करो। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ, वो निकलेंगे सबसे पहले Np से, फिर उसके बाद निकालना Ns से। अब भी ज़रूरत पड़ रही है निकालने की तो वो निकलेगा N-1 D से, और सबसे लास्ट में निकलता है N-2 F से। ठीक है, तो ये ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का लिख लो जिसके केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालो Np, मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा है उसके p से। अगर इससे निकालने के बाद भी जितना निकालना है उतना पूरा नहीं हुआ तो फिर Ns से निकालेंगे, अब भी पूरा नहीं होगा तो N-1 D से निकालेंगे, अब भी पूरा नहीं होगा तो N-2 F से निकालेंगे। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा गया कि आयरन Fe एक होता है +2 और एक होता है Fe+3, फेरस और फेरिक, और इसका होता है 26। अब अगर आयरन का होता है बेटा 26, अब इसका करोगे तो ये हो जाएगा 24 और इसका करोगे तो 23। अब आपने ये सोचा कि हमने इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें और आप करना शुरू करोगे तो करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, देखो कितना हो गया 10 और 2 10 20 और 4 बचे तो 3d4 करोगे, या इसको 1 करके इसको 5 कर दोगे। ठीक है, इसके केस में क्या करोगे, ये सारी कहानी यहीं तक चलती रहेगी। अब 4s1 और ये 3d4 कर दोगे तो ये दोनों अब गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो आयरन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 26 का तो ये आएगा आर्गन 18, आर्गन हो गया 18, और उसके बाद होगा 4s2 और 4s2 के बाद आएगा 3d6, 4s2 3d6। अब देखो अगर आपको Fe+2 बनाना है, Fe+2 बनाना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं Np से, फिर उसके बाद निकालते हैं Ns से। अब यहाँ पे Np तो है नहीं तो आएगा नंबर S का। अब S से निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे तो ये होगा आर्गन और ये हो जाएगा 4s0 और 3d6। देखो यहाँ पे तुमने 24 के हिसाब से किया था तो ये आ रहा था, या तो ये आता
या तो आप और भी गलती करते तो ये 2 आता और ये 3d6 आता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हमको +3 का निकालना है तो आर्गन 4s0 और उसके बाद ये अब D से निकलेगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, तो सजेशन ये है कि अगर आपको कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है तो पहले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करो Np से, फिर Ns से, फिर उसके बाद n-1 D से और उसके बाद n-2 F से। ठीक है, इस चीज़ को करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। अब एक लास्ट टॉपिक है कि किसी भी आयन के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करके हम उसका डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर डिसाइड कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक नेचर और एक होता है पैरामैग्नेटिक नेचर। इसमें आपको बहुत कुछ नहीं, अगर किसी एलिमेंट या आयन के पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब किस में हैं, पेयर में हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। और जो डायामैग्नेटिक होते हैं वो होते हैं कलरलेस और उनके मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 0 होगा। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सब्सटेंस को रिपेल करेगा। ये भी ध्यान करना कि रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होंगे, मतलब कुछ ना कुछ होंगे ज़रूर, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ ना कुछ हो, तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और जितने भी पैरामैग्नेटिक होते हैं उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है और उनका अपना डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डाइपोल नहीं बोलेंगे उसको, मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। उनका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उस मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है, म्यू बराबर होता है √n+2 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन, Bm, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो यही पूछा जाएगा कि कोई आयन की बात करेंगे और कहेंगे कि बताओ ये डायामैग्नेटिक नेचर का होगा कि पैरामैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, देखेंगे अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, फिर अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए पूछा जा सकता है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतना n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने
जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो इसके लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक बना रखा है जिससे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लेते हो। इसे करना क्या है, आपको 3D सीरीज़ तो याद ही है, साइंस टीचर वेरी क्रूअर मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने, तो उसी सीरीज़ का हेल्प लेना है। और कैसे लेना है देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअर मांगे फीस, और इस बात को रिपीट कर लेना है फिर से, मांगे फीस, फिर कोई नहीं कुछ कुछ जाने। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि मांगे फ़ी 2 बार लिखना है और कुछ कुछ 2 बार लिखना है, और जहाँ रिपीट हो रहा है वहाँ एक लाइन खींच देना। साइंस टीचर वेरी क्रूअर मांगे फ़ी, रिपीट हो रहा है लाइन खींचा, कुछ कुछ रिपीट हो रहा है लाइन खींचा। यहाँ पे लिखेंगे +3, यहाँ पे लिखेंगे +2, इसके लिए +1 और इसके लिए +2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये जितने हैं इनके ऊपर +3 चार्ज होगा। इसे प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 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 प्लस, ये +2 +2 +2 +2 +2 +1 और +2। तो आपको सिर्फ याद रखना है, साइंस टीचर वेरी क्रूअर मांगे फ़ी कोई नहीं कुछ कुछ जाने, 3 2 1 2, 3 2 1 2। ठीक, तो ये हो गए आयन। अब इन आयंस के सामने यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको शुरू करना है 0 से। तो 0 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 5 से कम करते जाना है, 5 4 3 2 1, और यहाँ 0 और 0। तो ये अगर आपको ये टेबल याद है, साइंस टीचर वेरी क्रूअर मांगे फ़ी कोई नहीं कुछ कुछ जाने, 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 0, तो आप तुरंत नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तुरंत नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इन आयन का कलर, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है CP गुप्ता वेरी वेरी पीले, और PK हरा, फिर PK हरा बोले। ट्रिक है बेटा, अब हमको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ ऐसा करें कि आसानी से याद हो जाए। बोले, और बोले तो क्या, कलरलेस। अब इसका मतलब समझ लो, C का मतलब कलरलेस, COLOURLESS। P का मतलब पिंक, ठीक है। G का मतलब ग्रीन, V का मतलब वायोलेट, V का मतलब वायोलेट, पीले का मतलब येलो, PK मतलब पिंक, हरा मतलब ग्रीन, PK मतलब पिंक, हरा मतलब ग्रीन, बोले मतलब ब्लू, और ये कलरलेस मतलब कलरलेस। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, साइंस टीचर वेरी क्रूअर मांगे फ़ी कोई नहीं कुछ कुछ जाने, और 0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 0, CP गुप्ता वेरी वेरी पीले, PK हरा बोले। तो ये सारी चीज़ आपको, मतलब ये लिखने में जितना टाइम लगेगा, अब जिसमें भी पूछा जाएगा, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि Fe+3 और
CO+2 में किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा? तो देखो CO+2 3 और Fe+3 में 5। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत देखेंगे कि किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं N+2, यानी कि म्यू प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा में उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक, इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आज क्यों जाने साइंस टीचर, आज क्यों जाने साइंस टीचर कलरलेस। अब इसके ऊपर +1 लगाना, फिर इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +3 और इसके ऊपर +4। तो ये आयन का भी कलर नहीं होता है, और इनके अंदर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो इनका भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। ठीक है बेटा, तो अगर ये टेबल अगर आपको याद रहेगा तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कलर से रिलेटेड या अनपेयर्ड नंबर कंपेयर करना कि किसमें कम किसमें ज़्यादा, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा, किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश हो गया। थैंक यू।